वेलकम साथियों, मैं पीके प्रेम ईजीवे के इस चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हम फिर लेकर आए आपका जो बचा हुआ स्लॉट था यूपीपीसीएल का 25/1/2019 का ट्रेड थ्योरी यानी इलेक्ट्रीशियन के उसके क्वेश्चन एनालिसिस आज हम लोग उनको करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ही नहीं, फिटर, टर्नर, वेल्डर और आरएसी जैसे रनिंग ट्रेड के सभी आगामी आने वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर के होते हैं उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चंस 120 नंबर तक हम लोग का हो गया था और अब ये जो क्वेश्चंस दिख पा रहा है आपको, ये है 121 नंबर का क्वेश्चंस। आइए पढ़ते हैं और सभी का एनालिसिस आराम से और क्लियरली वे में समझते हैं। आइए, ये क्वेश्चंस है, इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कह रहा है कि एक जनरेटर में जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, लेकिन कह रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसका विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न करता है, ईएमएफ जो उत्पन्न करता है, वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक जनरेटर में क्या होता है, पोल होता है। पोल यानी N और S होता है, उसके बीच में क्या होता है, आर्मेचर यानी जिसमें तार लपेटा हुआ होता है। उसको घुमाते हैं तो फ्लक्स जो निकलता है इस पोल से, ये फ्लक्स इसको काटता है तो इसमें क्या निकलता है, ईएमएफ बनता है। क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये होता है विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल जो पैदा होता है, जनरेटर होता है, वह किसके समानुपाती होता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पोल की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो आप उत्पन्न किया गया जो ईएमएफ होगा वो अधिक हो सकता है, या नहीं तो ये जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर इसके अंदर में घूमने वाला, उसका स्पीड आप बढ़ा दीजिए, दोनों ही की बात है। तो स्पीड बढ़ाने पर भी क्या होता है, फ्लक्स अधिक कटता है और ईएमएफ अधिक जनरेट होता है। तो किसके किसके समानुपाती हुआ? पोल के, उसके स्पीड के। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है कि नंबर ऑफ डमी कॉइल। डमी कॉइल, तो डमी कॉइल मतलब डंप होता है, उसमें तो उत्पन्न ही नहीं होगा विद्युत। और ये है फील्ड करंट। फील्ड करंट क्या है, इसमें तो उत्पन्न ही होता है, तो फील्ड करंट कैसे होगा इसमें? तो ये है पोल फ्लक्स के। किसके? पोल फ्लक्स के। हमने कहा कि पोल से जितना अधिक फ्लक्स निकालेंगे विद्युत ईएमएफ उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। समझ गए क्वेश्चंस को? चले आगे, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखिए है ना, एन और एस, ये फ्लक्स काट रहा है और ये विद्युत उत्पादन हो रहा है। और ये किसका, इस दो पोल है, अगर 4 पोल लगा देंगे तो पोल फ्लक्स अधिक बढ़ जाएगा और ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि द पीक फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज सिनुसाइडल वेव इज। तो कह रहा है एक जो साइन वेव होता है ना, साइनसोडियल वेव, तो साइनसोडियल वेव का जो पीक फैक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है? सबसे पहले समझते हैं हम लोग पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर को समझते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये क्या है, ये दिख पा रहा है आपको, ये है एसी साइन वेव का ये वेव ग्राफ। तो क्या होता है, कोई भी जो एसी करंट होता है ना, वह 0 से चलकर मैक्सिमम 90 डिग्री से होते हुए ये 180 को पार करते हुए 180 डिग्री या 360 डिग्री तक एक चक्र में पूरा करता है। उस स्थिति में क्या होता है, उसके दिशा में परिवर्तन होता है। यानी दिशा में परिवर्तन कब बाद, ये जो आप 0 से चलकर 90 पर आया, ये हुआ क्या, प्लस, ठीक है, और चेंजिंग में फिर आएगा तो ये माइनस में आएगा। तो कहने का मतलब अधिकतम मान प्लस में भी होता है, अधिकतम मान माइनस में भी होता है। तो ये जो पीक मतलब होता है, पीक मतलब सबसे पीक, पीक मतलब सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट जो इसका होगा, यहाँ इसको बोलेंगे पीक। क्या बोलेंगे? पीक। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम मान भी इसको बोलते हैं। तो ये पीक है, तो ये इसके लिए कह रहा है कि पीक फैक्टर का जो मान होगा वो कितना होगा। तो आइए आपको समझाते हैं कि पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है, पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम करंट बटे
RMS, ये करंट का भी होता है और वोल्टेज का भी, Vm/VRMS भी लिख सकते हैं कि पीक तो भाई वोल्टेज का अगर आप हो या करंट का अगर आप हो, दोनों का मैक्सिमम होगा। और फॉर्मूला अगर करंट के टर्म में पूछेगा तो हो जाएगा क्या, मैक्सिमम करंट यानी पीक यहाँ तक का करंट और RMS करंट का जो रेशियो होगा वह कहलाता है पीक फैक्टर। यानी पीक वेक्टर मतलब अधिकतम मान बटे RMS मान, RMS का मतलब रूट मीन वैल्यू का मान का रेशियो जो होगा वो कहलाएगा पीक फैक्टर। यानी पीक फैक्टर को हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये होगा, देखिए ये Im है और RMS वैल्यू बराबर होता है, RMS का मान होता है मैक्सिमम बटे √2। तो ये देखिए Im कैंसिल हो जाएगा, ये जो √2 बटे में ये चला जाएगा गुना होकर ऊपर में, और √2 का मान होता है 141। ये देखिए 1.414 होता है। तो पीक फैक्टर का वैल्यू कितना हुआ? 414। एक होता है फॉर्म फैक्टर, तो ये जो 1.11 है ना, ये फॉर्म फैक्टर का वैल्यू है। किसका है? फॉर्म फैक्टर का। याद कर लीजिएगा इसको, फॉर्म फैक्टर ये जो है ये किसका है? फॉर्म फैक्टर का। फॉर्म फैक्टर 1.11 समझ रहे हैं। यहां पर कुछ डिफिनेशन आपको बता दूं कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला अभी अपने बता RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, RMS वैल्यू में क्या होता है, रूट में नहीं होता है, कहीं 0.707 का मैक्सिमम वैल्यू और ये 0.3637 मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसको डिवाइड करते हैं तो 1.1 आता है, जिसको फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। यही है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का वैल्यू देखिए कितना है, 1.411। मतलब दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, कभी भी कोई पूछ सकता है। समझ गए? चले आगे। यानी पीक फैक्टर का मान 1.414 और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, द मेन पोल ऑफ फंक्शन इंटरपोल इज मिनिमाइज द डैश बिटवीन द ब्रशेस एंड कम्युटेटर व्हेन DC। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मेन फंक्शन, इंटरपोल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो कहाँ के बीच में, यानी ब्रश और कम्युटेटर के बीच जो कोई काम होता है उसमें इंटरपोल का क्या मिनिमाइज करता है, मेनली क्या काम है। तो सबसे पहले इंटरपोल समझेंगे तब ना। तो इंटरपोल आइए समझते हैं, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। किसी भी जनरेटर में क्या होता है, किसी भी जनरेटर में क्या है, पोल होता है, यानी 2 पोल 4 पोल। तो मेन पोल या 1 2 और 3 4 पोल का जनरेटर है, तो इसको बोलते हैं मेन पोल। और 2 मेन पोल के बीच में एक छोटा छोटा पोल लगा हुआ, देखिए 1 2 3 4 छोटा छोटा लगा कि नहीं लगा है। तो इन 2 मेन पोलों के बीच में एक पोल होता है, जिस पोल को बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं? इंटरपोल बोलते हैं। इंटरपोल का क्या काम है, देखिए जब ब्रश लगा होता है ना इस पर दोनों साइड से, तो ये जो घूमता है तो ये घूमेगा। तो घूमेगा, अगर मान लीजिए ये इंटरपोल नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, तो इसको ये जो दूसरा एंड जाएगा ब्रश के तरफ, तो क्या होगा, इसके बीच में तब तक एयर गैप हो जाएगा। तो एयर गैप में क्या होता है, करंट फ्लक्चुएट करता है, तो उस समय स्पार्किंग होती है। इसी से बचने के लिए, यानी कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है, उससे बचने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? इंटरपोल का। समझ गए? इंटरपोल का उपयोग करते हैं स्पार्किंग से बचने के लिए, और ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो स्पार्किंग होती है। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ सीधा स्पार्किंग से बचने के लिए। ऑप्शन में तो सही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या। इंटरपोल समझेंगे, क्यों होता है स्पार्किंग, इसको समझेंगे, तब आपको सवाल समझ में आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ गए कि ये ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में किस चीज को कम करता है? स्पार्किंग को। स्पार्किंग को कौन कम करता है? इंटरपोल कम करता है। समझ गए? चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन DC मशीन फॉर ए प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होता है। देखिए ये वाइंडिंग DC मशीन में एक हम लोग पढ़े थे लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग एक तरीका था, लेकिन इसमें करने का जो एक वाइंडिंग करने का जो तरीका होता है ना, उस तरीके में 2 तरह के तरीके होते हैं, टाइप होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, एक होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की बात करें
तो प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना, आपको वर्ड नहीं लग रहा है कि प्रोग्रेस करना, मतलब एक के बाद फिर प्लस एक, फिर प्लस एक, मतलब ये जो आप वाइंडिंग करते हैं, मान लीजिए फैन में करते हैं, सीधा राइट से घुमा रहे हैं, 1 2 3, अब फिर अगले घर में जाएंगे, तो जिस कॉइल को फिर एक के बाद प्लस एक करेंगे उसको बोलेंगे क्या, प्रोग्रेसिव। यानी इसमें जो होता है ये +1 में, यानी कि +1 होता है, ये आगे की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस राइट तरफ जा रहा है, इसीलिए बोलेंगे प्रोग्रेसिव। अगर इसको इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ वाइंडिंग करते हैं और ये स्लॉट की संख्या -1 घटते जाता है, अपने तरफ आता है, तो होता है -1। तो समझ गए, y का मान हमेशा प्रोग्रेसिव में होता है 1, समझ गए, +1, और रिट्रोग्रेसिव में होता है y बराबर -1। और सबसे पहली बात क्या है कि ये दोनों होता क्या है कि इसमें बैक पिच और फ्रंट पिच होता है। बैक पिच का मतलब क्या हुआ, जो आप मोटर में वाइंडिंग करते हैं ना, तो घुसा देते हैं तो मोटर के पिछले भाग में जो वाइंडिंग का तार चला जाता है उसको बोलते हैं बैक पिच, और जो मोटर के शाफ्ट के तरफ, पुली के तरफ, मुंह के तरफ जो वाइंडिंग आके जुड़ता है या कम्यूटेटर के पास, तो उसको बोलते हैं फ्रंट पिच। समझ रहे हैं ना, यानी ये वाला पोर्शन जो कम्यूटेटर पे आके जुड़ता है उसको बोलते हैं फ्रंट पिच, और ये वाला जो होता है पिच इसको बोलते हैं बैक पिच। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच की संख्या जो होती है वो फ्रंट पिच से अधिक होती है। YB मतलब बैक पिच, YB मतलब बैक पिच, बैक पिच, और YF मतलब फ्रंट पिच, फ्रंट पिच। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच जो होगा फ्रंट पिच से अधिक है, यानी मोर देन होगा। समझ गए, प्रोग्रेसिव मतलब +1 y का मान, और रिट्रोग्रेसिव मतलब माइनस का मान, YB का मान माइनस में, इसीलिए ये कम, ये अधिक, YB यानी बैक पिच अधिक होता है और फ्रंट पिच कम होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ डीसी मोटर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द हेल्प ऑफ। कह रहा है कि ये जो डीसी मोटर है उसका यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जो होता है, एक दिशीय टॉर्क जो होता है, वह किसके प्रोपोर्शनल होता है और किसके हेल्प से होता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क समझते हैं, नहीं, और टॉर्क नहीं समझेंगे तो पहले यूनिडायरेक्शनल या एक ही डायरेक्शनल से क्या मतलब है। तो टॉर्क क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल से अगर टॉर्क नहीं समझ पाए आज, तो जिंदगी में कभी आप टॉर्क नहीं समझ पाएंगे। आइए, आप पढ़ते हैं, परिभाषा रखते हैं और भूल जाते हैं, उसे कॉन्सेप्ट से समझिए। आइए एक बात समझाते हैं कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होता है और बच्चा को मिल गया मेला में खिलौना, मेला में खिलौना मिल गया यानी कि कार, छोटा चाबी वाला। वो क्या चाह रहा है कि हम बैठे रहे हैं और कार हमारे तरफ चारों तरफ घूमे। तो क्या किया, बच्चा एक लाइन खींच दिया, ऐसा नहीं, वृत्ताकार कर रहा है, उसके मन में आया कि हम बैठे और हमारे चारों तरफ कार घूमे, तो क्या करता, या तो उसमें धागा लगा के पकड़ लेता और कार घूमता तो चारों तरफ घूमता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने, उसके पास तो धागा का व्यवस्था नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, बच्चा अब खेलते खेलते क्या किया, कार यहाँ पर खड़ा किया और उसमें चाबी घुमा दिया और कार चलना शुरू किया। जैसे ही कार को चाबी छोड़ा, कार भागना शुरू कर दिया सीधे। तो लड़का क्या किया, अब बैठा नहीं, कह रहा इस लाइन पर घुमाना है, तो क्या किया, बच्चा बाहर से क्या किया, एक बल लगा दिया, ऐसे थोड़ा मार दिया हाथ से, हथवा से, तब फिर जाने लगा इधर। समझ रहे हैं, अब फिर क्या किया, फिर सीधे जाएगा क्योंकि ड्राइवर उसमें बैठा हुआ नहीं है, ना कोई स्टीयरिंग है। तब बचवा जाता है दौड़ के यहाँ से, फिर यहाँ मारता है। तब क्या करता है, फिर बार बार यही प्रक्रिया करता है। तो ये जो, तब क्या होता है, ये धीरे धीरे घूमता है वृत्ताकार पथ पर। तब बार बार इस पर घुमाने के लिए बच्चा क्या करता है, बाहर से धक्का लगाता है। ये धक्का जो लगाता है, एक बल लगाता है, उसी बल को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क, हिंदी में बोलते हैं बलाघूर्ण। क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं। तो ये क्या है, वृत्ताकार सेंटर की तरफ जो एक प्रकार का बल लगा, यानी किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए जो बाहर से आवश्यक फोर्स लगता है, आवश्यक बल लगता है, उसे कहते हैं क्या, टॉर्क कहते हैं, यानी बलाघूर्ण कहते हैं। समझ में आया। इससे बेटर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा, इसको नहीं समझे तो कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप जो पढ़ते हैं हमेशा कहते हैं कि एक्सियल लेंथ पर घूमने वाला, यानी एक वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स जो लगाता है, जो शाफ्ट पे होता है, मशीन में जो घूमता है, पुल्ली जो जिस पर लगाते हैं उस शाफ्ट पर जो बल लगता है, उस पर भी क्या होता है, टॉर्क ही होता है। ट्विस्टिंग और मूविंग यानी टर्निंग फोर्स बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, टॉर्क है। टॉर्क यानी वृत्त के केंद्र की तरफ लगने वाला बल, क्या हुआ,
ये बलागुरनुआ। तो ये कह रहा है किसके हेल्प से ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो कैसे यूनिडायरेक्शनल मतलब ये किसमें है, डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर में हम लोग क्या देते हैं, लाइन देते हैं, सप्लाई देते हैं, यानी बिजली इलेक्ट्रिक देते हैं, और वह इलेक्ट्रिक क्या करता है, बैक ईएमएफ के थ्रू उसमें यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। यांत्रिक ऊर्जा जो पैदा करती है तो ब्रश और कम्यूटेटर मिलकर उसके शाफ्ट पर लगी होती है, और शाफ्ट पर जो घूमता है तो वो टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वह ब्रश और कम्यूटेटर के, किसके, ये हेल्प कौन करता है करंट देने का, ब्रश और कम्यूटेटर। जब ब्रश और कम्यूटेटर रहेगा ही नहीं, देखिए आपको बता रहे हैं कि जब ब्रश और कम्यूटेटर जब रहेगा ही नहीं तो वो कैसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देगा, इसीलिए किसके होगा, ब्रश और कम्यूटेटर का। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल मोटर, कह रहा है इन सभी में से कौन सा विशेषता क्या है, यानी किसका, कौन सा मोटर यूनिवर्सल मोटर का एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक है यानी विशेषता है। तो कौन सा है, देखिए ये जो लिखा गया है ना, सबसे पहले आप विशेषता ही समझ लीजिए और आंसर में आप लोग को लेके चलेंगे। क्या कह रहा है, यूनिडायरेक्शनल मोटर जो यूनिवर्सल मोटर होता है ना, ये होता है एसी सीरीज मोटर। ये एसी और डीसी पर दोनों पर चलता है। ये है फील्ड वाइंडिंग, ऐसी के सीरीज में लगाता है एक आर्मेचर, समझ गए ना, आर्मेचर लगा होता है, इसमें सप्लाई देते हैं। ये कौन सा, एसी सीरीज बोलते हैं। ये चलता है एसी और डीसी दोनों पर। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक मोटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक मोटर बोलते हैं। ये एसी और डीसी दोनों पर चलता है। तो एसी और डीसी पर दोनों चलता है। तो इसमें देखिए करंट जब देंगे तो फील्ड को भी उतना ही मैक्सिमम करंट मिलेगा आई, और आर्मेचर को भी उतना ही मिलेगा। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना वो मैक्सिमम होता है, बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए ये इसका स्पीड जो होता है स्टार्टिंग हाई होता है और वेरिएबल स्पीड होता है। कह रहा है वेरिएबल स्पीड क्यों होता है सर, आप तो क्या स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो देखिए जितना शुरू में ये स्पीड रहेगा ना, और जैसे जैसे इस पर लोड पड़ेगा ना, भार पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे कम चलेगा, मतलब कम होते जाएगा। कहने का मतलब है कि स्पीड बहुत है, फड़फड़ाता है बहुत ज्यादा, लोड पड़ जाता है तो एकदम थम जाता है, मतलब स्लो होने लगता है, और धीरे धीरे इससे ज्यादा लोड दिया तो बंद ही हो जाएगा। तो इसीलिए बोले कि स्टार्टिंग टॉर्क अधिक है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क में अधिक होता है, स्पीड बढ़ता है तो वेरिएबल स्पीड होता है। क्यों कि लोड बढ़ने से स्पीड में चेंजिंग होते रहता है। इसीलिए यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क स्टार्टिंग क्या होता है, हाई होता है, और स्पीड जो होता है लोड के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है, लोड के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। चलिए समझ गए क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ए इंडक्शन मोटर द स्लिप रिंग इज मेड अप ऑफ। तो इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग किस पदार्थ का बना होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन स्लिप रिंग कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको बताया है। आप शुरू से यूपीपीसीएल के प्रीवियस सीरीज को देखिए, आपके लिए क्वेश्चंस पहला सीरीज देखेंगे, दूसरा देखेंगे, रिपीट भी होगा और आपके लिए बेहतर होगा भाई। इसलिए बात करते हैं कि ये जो देखिए दो प्रकार का रोटर होता है इंडक्शन में, एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्क्वायरल केज। तो ये है स्क्वायरल केज और ये है स्लिप रिंग रोटर। तो स्लिप रिंग रोटर जो होता है ना, इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। जहां पर अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला रोटर यानी स्लिप रिंग रोटर। ये स्क्वायरल केज, यानी इस स्क्वायरल केज की तुलना में वरीयता दिया जाता है किसका, स्लिप रिंग रोटर का। तो स्लिप रिंग रोटर पर जो स्लिप रिंग होता है वो कहाँ, देखिए 1 2 3 ये लाइन देने वाला 3 गो स्लिप रिंग होता है जिस पर देते हैं। वो किस पदार्थ का बना होता है, तो ये हम लोग बोलते हैं पीतल का बना होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है तो फॉस्फर ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। कहीं कहीं आपको ब्रास भी लिखा होता है तो वो भी सही होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज है, जिसमें क्या होता है कम इसका जो गलनांक होता है ना बहुत अधिक होता है, यानी करंट को मान को सह सकता है, तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। कौन, फॉस्फर ब्रॉन्ज। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा। चले आगे, मतलब इंडक्शन मोटर का स्लिप रिंग का जो स्लिप रिंग है वो बना होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का। समझ गए, दो प्रकार के रोटर, स्लिप रिंग रोटर और स्क्वायरल केज रोटर होता है इंडक्शन मोटर में। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो परमेबिलिटी होता है वो कितना होता है। सबसे पहली बात कि सभी को हम बता देते हैं, आप उसमें सभी को देख लीजिए। देखिए क्या होता है कि पहले होता है फेरोमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय।
तो लोह चुंबकीय का जो परमेबिलिटी है, लोह चुंबकीय बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय का जो परमेबिलिटी होता है म्यू का मान वो होता है 1 से बहुत अधिक होता है, 1 से बहुत अधिक, समझ रहे हैं ना, यानी 1 से बहुत अधिक, यानी इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वह 200 से 1000 तक होता है, 1000 तक होता है, यानी 1 से बहुत अधिक है कि नहीं है। यह है लोह चुंबकीय, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक, समझ रहे हैं। उसके बाद बात आता है किसका, फेरो के बाद होता है पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय तो होता है, लोह क्या समझ रहे कि चुंबक में होता है लेकिन कम में, तो कम मात्रा में मतलब 1 से कुछ अधिक होता है, किसका, पारामैग्नेटिक की बात करते हैं। तो ये क्या, किसका, पारा मैग्नेटिक के लिए जो म्यू का मान होता है वह 1 से थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं मैं, 1 से, फिर से यहां पर देखिए तो मिट गया, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए जैसे क्या है, बिस्मथ है ना, बिस्मथ का होता है, देखिए बिस्मथ क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे थे, तो फेरोमैग्नेटिक का परमेबिलिटी देखिए, जैसे यहाँ पर है ये प्यूरिफाइड आयरन है, तो प्यूरिफाइड आयरन का जो परमेबिलिटी ये देखिए 2 पर 1, 2, 3, 4, 5 या 2 लाख है। ये जो है फेरोमैग्नेटिक के लिए आयरन है, तो इसके लिए 5000 है। उसके बाद देखिए माइल्ड स्टील है, तो उसका परमेबिलिटी है 2000 है। कहने का मतलब ये देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है पारामैग्नेटिक, तो 1.002 है, यानी 1 से कुछ अधिक। तो हमने क्या कहा, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं आपको, देखिए फिर से लिख देते हैं कि पहले लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए, यानी लोह चुंबकीय बोल देते हैं, याद रखिएगा, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय के लिए 1 से बहुत अधिक होगा, समझ रहे हैं। और वही आएगा पारामैग्नेटिक में, पारामैग्नेटिक में तो हो जाएगा 1 से कुछ अधिक, यानी 1.2, 1 से कुछ अधिक, समझ रहे हैं ना। यही जब डायामैग्नेटिक आ जाएगा, डायामैग्नेटिक मतलब क्या, अचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। ये जो डायामैग्नेटिक होगा 1 से कुछ कम होगा, यानी 0.99 कह सकते हैं, यानी 1 से कुछ कम, समझ रहे हैं ना। तो लोह चुंबकीय के लिए म्यू का मान होगा 1 से बहुत अधिक, यानी 200 से 1000 के बीच में, समझ रहे हैं। और जो पारामैग्नेटिक है अनुचुंबकीय, उसका 1 से कुछ अधिक होगा, और डायमैग्नेटिक का जो अचुंबकीय है, जो प्रकाश, जो विद्युत उसको आकर्षित नहीं कर सकता है, उसका परमेबिलिटी होता है 1 से कुछ कम। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं। बिस्मथ है जो डायमैग्नेटिक है, उसका परमेबिलिटी जो है रिलेटिव वो 0.999 है, मतलब 1 से कम है ना, 1 से कम। तो दूसरा देखिए फिर है ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में पारामैग्नेटिक, तब पारामैग्नेटिक है, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वह 1.0002, यानी 1 से कुछ अधिक हुआ, हम अभी बताएं ना। फिर देखिए फेरोमैग्नेटिक, जितना भी फेरोमैग्नेटिक है यहाँ पर, जैसे आयरन है, माइल्ड स्टील है, तो इस सब का जो परमेबिलिटी है वह 1500, 1000, 5000, 20000 ये है। तो ये क्या है, 1 से बहुत अधिक है। तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या आपको याद रहेगा, सारा चीज आप देख लीजिए इसको, और हम चलते हैं उसके बाद आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लैप वाइंडिंग इज स्विचेबल फॉर डैश करेंट डैश वोल्टेज विद डीसी जनरेटर। देखिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग हम बार बार चर्चा किए हैं आपको, क्योंकि इसको बार बार चर्चा कर चुके हैं, इतना चर्चा कर चुके हैं कि हमको मन नहीं करता है कि चर्चा करें दोबारा। अभी फिर कर लेते हैं, क्या करेंगे, पहली बार कोई देखेगा तो कहेगा कि मास्टरबा ऐसे छोड़ के चल जाता है। तो चलिए बता देते हैं आपको कि क्या होता है कि 2 प्रकार का वाइंडिंग होता है। अभी भी चर्चा किए थे, क्या प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है लैप वाइंडिंग नहीं, और दूसरा का होता है वेव वाइंडिंग। हमने कहा लैप वाइंडिंग में क्या होता है,
ए बराबर पी, यानी ए मतलब हुआ समांतर पथ की संख्या, कौन, करंट का, किसके बराबर होता है, पोल के बराबर, यानी ध्रुव के बराबर होता है। किसके बराबर, ध्रुव की संख्या और समांतर पथ की संख्या, करंट जाने का रास्ता पोल के बराबर की संख्या के होता है, वो होता है लैप वाइंडिंग में। अब बात कर गया किसका, वेव वाइंडिंग में, तो वेव वाइंडिंग होता है ए बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 2, यानी समांतर पथ की संख्या किसके बराबर, 2 के बराबर होता है वेव वाइंडिंग में। और दोस्तों का ये यूज कहाँ करते हैं, हाई लेप वाइंडिंग जो है ना, लेप वाइंडिंग का किसका पूछा है, लेप वाइंडिंग का। तो लेप वाइंडिंग का जो ये वाइंडिंग इस प्रकार इसलिए करते हैं जहां पर आपको अधिक करंट की आवश्यकता पड़ेगी और कम वोल्टेज की। जैसे ट्रांसफार्मर के वेल्डिंग सिस्टम में जहां यूज करते हैं ना, वहां एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जहां पर देखिए करंट में हीट करना है तो आई स्क्वायर आर टी के बराबर हीट करना है, तो करंट का मान बढ़ाना है, तो वैसे जगहों पर जो जनरेटर यूज करते हैं उस जनरेटर में जो होता है लेप वाइंडिंग होता है, यानी हाई करंट पैदा करने के लिए और वोल्टेज को कम रखने के लिए किया जाता है कौन सा वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, यानी हाई करंट और लो वोल्टेज। आंसर में आपका सही हुआ, देख लीजिए आप, समझे। चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ये है द टोटल लॉसेस इन ट्रांसफार्मर डिपेंडेड ऑन। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो टोटल लॉस होगा, पूरा का पूरा लॉस होगा, वो किस चीज पर निर्भर करेगा। तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है भाई, ट्रांसफार्मर में कोर होता है, उसमें वाइंडिंग होती है और उसमें करंट और वोल्टेज का खेला, दो ही चीज है, करंट और वोल्टेज है, मिलके पावर बनेगा। तो पावर का भी लॉसेस होगा तो किसके रूप में, वोल्टेज और करंट के रूप में। तो जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, ये क्या होता है ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन कहां चला गया भाई, ये टोटल लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा, वोल्टेज और करंट पर ही डिपेंड करेगा। ये लॉसेस कितना वोल्टेज और करंट का खेला होता है, इसमें यही करंट को कम करता है, वोल्टेज को अधिक करता है, और करंट और वोल्टेज मिलकर आपको आयरन लॉसेस होता है, कॉपर लॉस होता है, ये भी होता है। देखिए आप आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस होता है, नहीं होता है। तो किसमें, करंट में रेजिस्टेंस की बात इन्होंने नहीं किया, यानी सब कुछ होगा पी बराबर वी आई लॉस, यानी पावर में ही लॉस होगा तो वोल्टेज और करंट के टर्म में होगा, उसी को गुणनफल या उसके स्क्वायर में होता है, इसीलिए इस पर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर का पूरा लॉस, पूरा कहानी करंट और वोल्टेज पर, क्योंकि करंट और वोल्टेज ही उसमें जाता है, तभी उसमें कॉपर लॉस होता है या आयरन लॉस होता है या हीटिंग जो भी होता है वो होता है वोल्टेज और करंट के कारण। समझ गए। तो वोल्टेज और करंट के कारण क्या हुआ, लॉस हुआ। आइए एक क्वेश्चन है कि एक कुंडली में 1000 बर्तन, बर्तन मतलब टर्न, एक कुंडली में 1000 टर्न, मतलब एक कॉइल एक ले लिए, ये कुंडली मतलब लोहा का, उसमें क्या किए 1000 टर्न किए, और क्या किए, दो जो तार निकला है, देखिए एक लोहा का बार है, मतलब टुकड़ा है, तो कहने का मतलब क्या किया, ये वाइंडिंग कर दिया, ऐसे ऐसे कितना वाइंडिंग किया, 1000 टर्न कर दिया, नहीं 1000, और उसमें क्या किया 5 एम्पियर का करंट दे दिया, कितना 5 एम्पियर आई जा रही है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो फ्लक्स जो अभिवाह उत्पन्न करती है कितना, देखिए 6 मिली वेबर, कितना, यानी फाई का मान 5 एम्पियर करंट देने पर 1000 पर कितना फाई आता है, 6 मिली वेबर, नहीं तो मिली वेबर है तो इसको वेबर में लाने के लिए क्या करेंगे, 6 × 10⁻⁻, इतना से गुना करेंगे, 10 पावर -3 से गुना करेंगे तो किसमें आ जाएगा, वेबर में आ जाएगा। गुना नहीं करिएगा तो 6 में 1000 से भाग दीजिए, मिली वेबर बदल के किस में चला जाएगा, वेबर में चला जाएगा, नहीं। तो बात करते हैं कि पूछ क्या रहा भाई, कुंडली से संबंधित है तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा, प्रेरकत्व मतलब समझते हैं इंडक्टेंस यानी एल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये देखिए N फाई बराबर L × I, ये होता है। तो निकालना अपन क्या है, L निकालना है ना भाई, तो L का मान निकालना है, यानी इंडक्टर का मान निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहीं पर देख लेते हैं, L बराबर क्या होगा, यहाँ पर लाइए N फाई, ये I आएगा नीचे, तो ये L का मतलब इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का मान निकल जाएगा। तो देखिए N मतलब N है टर्न, N का मतलब है टर्न, जितना टर्न दिए हैं, तो यहाँ पर N है टर्न, यानी N का मान कितना है भाई, 1000 टर्न है।
आई का मान कितना है भाई 5 एम्पियर है, और फ्लक्स फाई का मान कितना है भाई, फाई का मान है 6 मिली वेबर जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए तो ये तीनों चीज को कुछ है वही लिख देना, इसमें फॉर्मूला में बैठा देना, आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है। तो बात कर लिए ना, एन का मान 1000 गुना ये जो है कितना है 6 गुना 10⁻³ बटे कितना है 5, आई का मान 5 एम्पियर। इसी को आप कैलकुलेशन करिए, ये प्लस ये इसमें कैंसिल हो गया, ये हो गया 6/5 यानी L बराबर 6/5 यानी 1.5 का 5 2 10 यानी 1.2। आई 1.2 हेनरी है, और इंडक्टेंस का जो इकाई होता है वो होता है हेनरी में। किसमें होता है, हेनरी में, यानी इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का मान 1.2 हेनरी। समझ गए। अगर मिली हेनरी में होता तो सबको एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलते, क्योंकि ये फ्लक्स जो है मिली वेबर में था, पूछा हेनरी में, इसीलिए हमने ये जो मिली वेबर फ्लक्स है ये वाला इसको बदल दिए वेबर में बदल दिए। समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ ए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर। कह रहा है इन ऑप्शन में वार्ड लियोनार्ड जो है किसके लिए रिकमेंडेड नहीं करता है, मतलब आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए आवश्यकता नहीं, कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें वार्ड लियोनार्ड जो विधि है उसमें नहीं करते हैं। पहली बात आप समझ लिए, वार्ड लियोनार्ड मेथड क्या है कि जब मोटर होता है डीसी मोटर, उसकी जो स्पीड वाइडली स्पीड हो जाता है। वाइडली मतलब कहिए कि आवश्यकता से अधिक। वाइड कैसे, आप क्रिकेट खेलते हैं भाई तो वाइड किसको कहते हैं कि एक दायरा होता है, उसके अंदर अगर बॉल आता है तो वाइड नहीं कहलाता है, एक चिन्ह होता है, उसके बाद बाहर जब साइड से बॉल गुजरता है उसको वाइड बोलते हैं। वाइड मतलब आपकी जो सीमा है, आपका जो लिमिट्स है उससे अधिक आ जाता है। तो इसी जो लिमिट अधिक और कम स्पीड हो जाता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड का। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कहता है वेरी लो स्पीड, हमने कहा कम और अधिक के लिए, इसके लिए तो वार्ड लियोनार्ड होगा। कौन सा, डीसी मोटर में। और फ्रीक्वेंट रिवर्सेबल, मतलब फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कम ज्यादा होते रहना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, बार बार ऐसा होना, स्पीड में बार बार चेंजिंग होना, ऐसी बात अगर होगी उस मोटर में तो वार्ड लियोनार्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब इसके लिए रिकमेंडेड है। ये कह रहा है किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बाकी चीज पर रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड तो नहीं है, ये बात तो सही कर रहा है। ये है ऐसे चीज को चूज करना है जो नहीं है। ये वाइड स्पीड रेंज, हमने अभी भी बताया कि वाइड स्पीड रेंज मतलब सामान्य स्पीड नॉर्मल स्पीड से अधिक या कम हो जाएगा तो वाइड स्पीड हो जाएगा, इसके लिए तो ये रिकमेंडेड है। दूसरी बात करें हम, ये कह रहा है कांस्टेंट स्पीड के लिए। भाई कांस्टेंट स्पीड है, एक दायरा में है तो उसके लिए तो नहीं। अभी हमने आपको बताया कि जो कांस्टेंट स्पीड है उस पर ये रिकमेंडेड नहीं होता है, यानी डीसी मोटर जो कांस्टेंट स्पीड पर चलेगा तो उसे वार्ड लियोनार्ड मेथड से कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी ये बातें इसको रिकमेंडेड नहीं करती है। चले समझ गए ना क्या हुआ क्वेश्चंस में, सभी ऑप्शन के साथ समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल इंक्रीज। देखिए भाई एज अ टेम्परेचर से कौन सा मेटर, तापमान के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा इंसुलेटर है, कौन सा ऐसा मटेरियल है बिजली का जो अधिक तापमान सहन करता है। सीधा सीधा समझिए, तो आपको बताए थे कि एक ऐसा इंसुलेटर होता है माइका, जिसमें इलेक्ट्रिकल अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, बाकी तापमान में भी अधिक सहने वाला होता है। तो समझिए कॉपर कंडक्टर डायरेक्टली बेटर, ये देखिए डायरेक्टली बेटर नहीं है, इसमें करंट का मान अगर ताप बढ़ाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, लॉस अधिक करेगा कि नहीं। ये रेजिस्टेंस ऑफ द एलॉय मतलब मिश्र धातु का डिक्रीज, भाई मिश्र धातु है उसका तो यूज बहुत कम करते हैं, किसमें, एक इलेक्ट्रिकल मीटर में। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ माइका इज डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, किसका, माइका का। तो ये बात करेक्ट हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ माइका इज डिक्रीज। जब करंट बढ़ेगा तो ये क्या इंसुलेटर है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, कौन सा, माइका का। समझ गए। ये सबसे अच्छा कुचालक भी होता है विद्युत का, कौन, माइका यानी अभ्रक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में
स्विच कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है। अभी इससे पहले हमने बता दिया है, ये प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लड़के नहीं पढ़ते हैं, जो कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, वो याद करेगा भाई, याद करेगा कि कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले 1 वे 2 वे स्विच या मल्टी इंटरमीडिएट स्विच के बारे में जानता ही नहीं वो, और जानता ही नहीं तो क्या करेगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप पढ़िए तो कुछ न कुछ करिए, सीखिए, और उस समय प्रैक्टिकल की कोशिश करिए करने का, कि ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए। आपको, आपका मेन काम है, एक इलेक्ट्रीशियन का मेन काम है काम करना भाई। कोई भी आदमी आपको जॉब देगा ना, तो एक बल्ब को फिट करने के लिए, मरकरी लगाने के लिए, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस को ठीक करने के लिए देगा, वहां मुंह देखने के लिए नहीं देगा। आप डीएम नहीं बनने जा रहे हैं कि खाली लिखना है। आप जो है बिहार पुलिस नहीं है कि डंडा घुमाना है, या कोई पुलिस स्टेट का नहीं है, कोई ब्यूरो इंटेग्रेसी में आप ब्यूरोशिप में नहीं काम कर रहे हैं कि आप किसी को जाना है, जांच करना है, कुछ नहीं करना, आज ही तक पढ़ना है, जब तक नौकरी लेना है तब तक। मैं कह रहा हूं कि जब तक ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे नहीं, काम करने वाला को बारे में जानकारी है कि नहीं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आइए समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन इसमें कितना यूज करते हैं। देखिए, ये जो एक बल्ब है उसको 3 जगह से, एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है। देखिए 3 स्विच है। इसमें देख रहे हैं ये सिंबल जो है, ये वाला, ये 2 वे स्विच का होता है। 2 वे स्विच का कहने का मतलब 2 तरफ घूम सकता है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी स्विच जा सकता है, दोनों तरफ का काम करता है। 2 तरफा स्विच बोलते हैं 2 वे स्विच। एक होता है इंटरमीडिएट स्विच। तो एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए एक इंटरमीडिएट स्विच और 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। कितने? 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। यानी एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल आप कर सकते हैं। यहां भी स्विच दबाएं तो ये जलेगा, और यहां आके अगर आएंगे तो बंद भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं। अगर बंद है, यहाँ पर 2 वे स्विच को अगर क्लिक कर दिए, दबा दिए, बटन पुश कर दिए तो बल्ब जलेगा। या जल रहा है, इसको अगर दबा दिए तो दूसरी स्थिति में क्या होगा? बंद हो जाएगा। यानी 3 जगह से कंट्रोल होगा, तो एक इंटरमीडिएट स्विच और 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो आइए यहाँ पर देखते ऑप्शन में कहाँ है, वही बात कर रहा है। यहाँ ऑप्शन है 2 द्विमार्गी स्विच, यानी 2 2 वे स्विच और एक मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट स्विच, ये वाला मध्यवर्ती स्विच भी बोलते हैं इसको। तो कितना? 3 स्विच की, यानी 2 2 वे यानी द्विमार्गी का और एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं बात को? देख लिए, क्लीन कर देते हैं। आपको अगर फिगर बनाना होगा तो फिगर भी आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये देख लीजिए। चले अब आगे जा सकते हैं ना भाई? चलिए अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो एक्चुअल जब सूखा होता है, जब भींगा हुआ नहीं होता है, तो वो 50,000 से लेकर के अपन 1 लाख तक ओम कहते हैं प्रति घन सेमी। शरीर के प्रति घन सेमी में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं उसका, वो 50,000 से 1 लाख तक होता है। लेकिन ये ऑप्शन में आके देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि 70,000 से 1 लाख दिया है। तो 70,000 भी दिया है, तो 50,000 के नियर अबाउट कभी कभी वैल्यू 50,000 से 1 लाख प्रति ओम वर्ग मीटर देगा, वर्ग सेमी देगा। तो आप 70,000, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 70,000 से 1 लाख है, तो यही ऑप्शन मानना पड़ेगा। क्योंकि आदमी जब सूखा होता है ना, तो उसका रेजिस्टेंस होता है इतने के बराबर, ताकि कम करंट लगता है। आपको पता होगा कि भी आप जब भींगे होते हैं, नहाए हुए होते हैं, तो आप किसी दीवार को भी छूते हैं और उसके बगल में कहीं बिजली होती है, तो मिली एम्पियर का करंट भी आता है, तो आपको बिजली लगने लगती है, झटका लगता है आपके हाथों में। क्यों? क्योंकि उस समय जो होता है मानव शरीर का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर कपड़ा को भी अगर कोई आदमी कहीं पर फेंका, उससे पानी गया, तो उसको बिजली लग जाती है और खतरनाक स्थिति में वो मर जाता है। यानी उसके लिए दुष्प्रभाव होते हैं, हानियाँ होती है। समझ रहे ना बात को? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तुल्यकालिक मशीन में अवमंदक कुंडली, ये अवमंदक कुंडली मतलब क्या हुआ? डैम्पिंग वाइंडिंग। क्या होगा? डैम्पिंग वाइंडिंग डैश के तहत संतुलित फेज वोल्टा बनाए रखती है। ये जो डैम्पिंग वाइंडिंग है ना, ये जब असंतुलित होती है कि सिंक्रोनस मोटर, आपको बताए थे कि सिंक्रोनस मशीन क्या होता है। सिंक्रोनस मशीन वैसा मशीन होता है जिसमें एक क्या होता है, सप्लाई 3 फेज देते हैं, तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RM, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसके बीच में जो रोटर घूमता है,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50, तो ये भी अगर 50 के स्पीड से घूमेगा 50 आरपीएम से, और रोटर भी 50 आरपीएम से घूमेगा, तो दोनों समान स्पीड में घूमेगा, तो ऐसे मोटर को बोलेंगे समान स्पीड में घूमेगा, तो ऐसे मशीन या ऐसे मोटर को बोलेंगे तुल्यकालिक मोटर। ये इसमें जो क्या होता है, 3 फेज के कंडीशन में कौन से संतुलित करने के लिए रहता है, जब असंतुलित भार रहता है तब क्या करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज करके उसे संतुलित चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई हमिंग ना हो, कोई वाइब्रेशन नहीं हो, संतुलित चले और सिंक्रोनाइज मतलब तुल्यकालिक के स्पीड में चले, तो कौन सी वाइंडिंग करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग का। समझ गए ना, डैम्पिंग वाइंडिंग की आवश्यकता सिंक्रोनस मोशन में मोटर में संतुलन के लिए, संतुलित फेज वोल्टता के बराबर के लिए करते हैं। आइए समझ गए इस बात को, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा कि पीवीसी तारों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। पीवीसी तार कोई नया बात नहीं है, पीवीसी तार ये देखिए, ये है सामने वाला, यही तार है जो घर में यूज करते हैं, ये है ना RYB वाला, RYB, तीनों प्रकार के 3 फेज के लिए करिए या 2 फेज के लिए करिए तो वायर रेड और ब्लू का यूज करिए, रेड ब्लैक का यूज करते 2 फेज के लिए, 3 फेज के लिए RYB। इसके लिए सीरीज भी आपको याद रखना होगा, इससे पहले आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका सीरीज क्या होता है, रेड येलो ब्लू होता है इसका संयोजन। देखिए ये जो होता है ना, मध्यम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। मध्यम वोल्टेज के मतलब अभी आपको इससे पहले आपको बताया, पहला सीरीज जो कराए थे ना उसमें वोल्टेज का रेंज भी बताया था, तो वोल्टेज का रेंज जो मध्यम होता है उसकी देखिए 0 से लेकर के 250 वोल्टेज तक यूज करते हैं ना भाई, तो वो होता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज रेंज की बात करें, निम्न वोल्टेज में लो वोल्टेज, और जो 250 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट तक होता है वो होता है मध्यम यानी मीडियम वोल्टेज। तो यहाँ पर आप मीडियम वोल्टेज तक इस वायर का, पीवीसी वायर का यूज कर सकते हैं। ये पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। ये ऊपर में देख रहे हैं ना, ये लाल वाला पीला वाला जो प्लास्टिक का लगा हुआ है इंसुलेटर, ये होता है पीवीसी। समझ गए इस बात को, मध्यम वोल्टेज के लिए और निम्न वोल्टेज के लिए। यही बार ना, यही बार को क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में नहीं लगा देंगे, जल जाएगा। थोड़ा ये छोटा है, इसमें 2.5 mm का स्क्वायर का ये होता है मैक्सिमम, इसमें देंगे कितना, जैसे 20 एम्पियर 50 एम्पियर देंगे, वहां पर 1000 एम्पियर चलेगा, 100 एम्पियर चलेगा, तो ये क्या होगा, रहेगा, ये तो गल जाएगा। इसलिए ट्रांसमिशन वगैरह में इसका यूज नहीं करते हैं। चले आगे देख लीजिए, ये वोल्टेज रेंज भी आप लिखते जाइएगा क्योंकि पूरी वोल्टेज रेंज हम आपको बताएं, 4-5 रेंज होते हैं इसके। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 139 में डैश केबल आर यूज्ड फॉर कन्वेयरिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो पीवीसी वायर होता है वो निम्न वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, निम्न वोल्टेज के लिए करते हैं। और ये आया है क्या कि केबल का यूज, तो केबल का यूज जो होता है वो कौन सा केबल का यूज करते हैं हम लोग, उसमें किसमें, ट्रांसमिशन के लिए। तो ट्रांसमिशन के मतलब वो जो तार में आजकल क्या देखते हैं कि जहां पर रेलगाड़ियां और बस का जो रोड होता है ना वो कभी एक साथ हो जाता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहां पर क्या करेंगे, उस तार को ऊपर नीचे तो नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं उस समय जब नीचे करना होता है या ऊपर से ले जाना होता है तो आप क्या करते हैं, पेपर इंसुलेटेड केबल यूज करते हैं, इसमें पेपर भी रहता है, इसे बेल्ट केबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल्ट केबल कहते हैं, जो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये इसमें 3 कोर रहता है, इसमें पेपर इंसुलेशन का यूज किया जाता है, इसलिए पेपर इंसुलेटेड केबल भी कहते हैं। इसी को बेल्ट केबल भी, ऐसा देखते हैं ना, एक मोटा सा केबल रहता है, उसमें से 3 वायर निकाल रहता है, और ट्रांसफार्मर में सीधे ये देख रहे हैं, ये होल देख रहे हैं ना, ये कॉन्टेक्टर है, इसको इसमें क्या करते हैं, डाल कर नट बोल्ट से कस देते हैं ताकि ये स्पार्किंग नहीं करे, ढीला नहीं हो, खुले नहीं। तो ऐसा आप देखे होंगे रास्तों में, जो रोड के किनारे कभी कोई ट्रांसफार्मर होता है या नीचे से कहीं गहरा में होता है तो ये लगाया जाता है। ऊपर से नहीं जाने वाला व्यवस्था रहता है तो नीचे से लगा करके, इसी को बोलते हैं पेपर केबल यानी बेल्ट केबल भी बोलते हैं इसको। तो क्या यूज करते हैं, ये ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ट्रांसमिशन मतलब बिजली को आप सब स्टेशन से ले जा सकते हैं कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर। तो ट्रांसफार्मर के बाद
डिस्ट्रीब्यूशन में तो आजकल देखते हैं आपके जो गली मोहल्ले में काला वाला तार होता है ना, वो जो 3 मोटा मोटा लटका हुआ रहता है वही होता है, उसमें भी यही रहता है, वो अलग अलग रहता है। लेकिन ये बेल्टेड केबल है, इसे हैवी होता है, ये यूज करते हैं ट्रांसमिशन में। समझ गए बात को? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब पेपर इंसुलेटेड इसीलिए बोले, कौन सा केबल? पेपर इंसुलेटेड केबल। चलिए अगला क्वेश्चन से आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या पढ़ते हैं, पढ़िए। द प्राइमरी रीजन फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी जनरेटर इज टू। देखिए क्वेश्चन में हिंदी में थी, बाकी क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो मैंने कुछ लोगों का भी कहना था कि इंग्लिश में भी सर कराइए, तो चलिए बाकी दिन तो हिंदी में कराते ही हैं, तो आज सोचे कि भाई इंग्लिश में भी है, लेकिन दिक्कत नहीं है, टेक्निकल टर्म जो है ना भाई वो ज़्यादातर आप इंग्लिश में ही पढ़िए तो अच्छा रहेगा। हिंदी पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत अनसुनी कहानियाँ, अनसुनी वर्ड आएगी, तो आप कहेंगे सर एग्जाम में तो आता है, तो हम उसके लिए चर्चा करते हैं, उसका नाम नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहें कि द प्राइमरी रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द, प्राइमरी रीजन क्या है, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मेन रीजन क्या है, क्यों करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग? नहीं, तो कंपनसेटिंग का मेन रीजन है कि ये जो न्यूट्रल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पर N और S होता है, नहीं उससे निकलता है फ्लक्स, फ्लक्स निकलता है, तो एक होता है MNA बनता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA, एक होता है GNA, पहले बताए हैं। MNA मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और GNA मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और जब ये घूमता है ना, तो फ्लक्स जब काटता है तो रोटेटिंग करते समय इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये इधर से ले आता है, ये प्लस एंट्री वाला तो ये आ जाएगा यहाँ, इसका जो ये माइनस डॉट प्रोडक्ट है ना ये आ जाएगा प्लस वाला में। तो ये जो न्यूट्रलाइजन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है ना, उसको दूर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का करते हैं। किसका? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, मतलब न्यूट्रलाइजन जो होता है ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को दूर करने के लिए, इसको सीधा रखने के लिए, सही रूप में काम करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। समझ गए? कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हैं? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर डैश फॉर्म प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में देखिए क्या कर रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आप 2 प्रकार होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कोर है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है भाई। कौन सा? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें देखिए ये वाइंडिंग है ना पहले वाला, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। आई सेकंड वाला है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो फिगर आप देख रहे हैं भाई, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, उसको बोलते हैं कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का काम क्या है? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, यानी वोल्टेज को बढ़ा देना। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कह रहा है करंट को इंक्रीज करना, करंट इंक्रीज नहीं, करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। चर्चा किया किसका? जब वोल्टेज के टर्म में, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना। आप बता दें कि जब आप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज या इसको कम ज़्यादा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। और कौन सा चीज़ नहीं बदलता है? पावर कभी नहीं बदलता है। क्या? पावर नहीं बदलता है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलता है। समझ रहे हैं ना? उसका फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलता है। बदलता है तो सिर्फ करंट का मान, बदलता है तो सिर्फ वोल्टेज का मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज इंक्रीज करता है, यानी वोल्टेज बढ़ता है। मतलब इस ट्रांसफार्मर का काम है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में यानी हाई वोल्टेज में करना, यानी वोल्टेज को बढ़ा देना यानी इंक्रीज कर देना। ये ऑप्शन आपको सही है, इसमें कुछ समझना नहीं। देखिए छोटा सा साइकिल यहाँ पर ये क्या कर दिया? बड़ा कर दिया इसके मान को। ये मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। वैल्यू यहाँ पर थोड़ा कम था, यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ गया। ग्राफ से भी समझ में आ गया। चले आगे देख लीजिए, चले आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इसको कि व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ ए स्पार्किंग एट द ब्रशेस इन अ डीसी मशीन। पढ़ ले, फिर से पढ़ देते हैं। व्हाट इज आर द मोस्टली कॉज स्पार्किंग ऑफ द ब्रशेस
अब डीसी मोटर, मतलब डीसी मशीन में जो स्पार्किंग होता है इसका मोस्ट कारण क्या क्या होता है, आइए इसको समझते हैं, फिर ऑप्शन में समझते हैं स्पार्किंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्पार्किंग होता है कहाँ पर होता है, किसके किसके बीच में, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में होता है। ये है ब्रश, तब ब्रश लगा हुआ है, इसको ब्रश होल्डर बोलते हैं, समझ गए। इसमें कार्बन, ग्रेफाइट या कॉपर का भी लगा होता है। तो ब्रश पहले छोटे मशीन में ये कार्बन का लगता है, ग्रेफाइट का बनता है, और बड़े बड़े मशीनों में कॉपर का होता है, क्योंकि अगर बड़े मशीनों में अगर कार्बन का होगा तो बहुत स्पीड चलेगा, वो घिस जाएगा, इसीलिए वहां पर कॉपर का यूज करते हैं। तो ये समझते हैं, हाई देख रहे हैं ना, ये ब्रश है, हाई कम्यूटेटर है, ये आर्मेचर का खांचा है जिसमें वायरिंग किया हुआ रहता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो इसी पर हमको मिलता है कि यहाँ जो फ्लक्स काटता है इसको, इस कॉइल को, तो इसका जो करंट होता है वो आके कहाँ मिलता है, कम्यूटेटर पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाई कम्यूटेटर पर मिलता है, कम्यूटेटर में ही देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। हाई दोनों के बीच में जो होता है वो इंसुलेटर होता है, किसका, माइका का यानी अभ्रक का। तो ये ब्रश क्या होता है, आइए देखिए, ये देख रहे हैं स्प्रिंग से धक चापले रहता है इसको, इस पर चापले नहीं रहेगा तो इसमें करंट पैदा होगा तो कैसे आएगा, इसमें सटेगा तब ना, सटेगा हटेगा सटेगा हटेगा तो आपके घर में बल्ब और टीवी चलेगा, भूख भाग करेगा, ऐसा तो नहीं करना है। इसीलिए क्या करना है, फिक्स एकदम प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर यानी कि इसके ब्रश में अगर प्रेशर हो, कम प्रेशर होगा तो भी स्पार्किंग होगा, गैप होगा तो एयर गैप में क्या होता है, स्पार्किंग होता है। हम पहले बताए थे कि इलेक्ट्रॉन आपस में उड़ने लगता है, टकराने लगता है, तो हवा है तो उसके साथ क्या होगा, स्पार्किंग होगा। दूसरा बात क्या होगा, इसमें जो होता है ना, ये इंटरपोल होता है इसके अंदर। तो इंटरपोल की अगर गड़बड़ी हो जाएगी, इंटरपोल हम बताए थे ना कि अभी तुरंत बताए पीछे में कि मेन पोल के बीच में होता है एक इंटरपोल, छोटा सा इंटरपोल का, ये जब नीचे ऊपर हो जाएगा तो ये भी गड़बड़ी करेगा, नहीं करेगा, तो सेम में नहीं होगा, स्मूथली नहीं चलेगा, तो स्पार्किंग होगा, एयर गैप यहाँ भी बनेगा नहीं। तो मान लीजिए, हाई देखिए, दूसरा बात क्या बोले, इंटरपोल में गड़बड़ी हो सकता है। अब तीसरा बात क्या हो सकता है कि अगर हाई कॉइल देख रहे हैं, कॉइल हाई कट जाएगा और सब घूमेगा, और जो कटा हुआ कॉइल करंट निकलेगा, हाई क्या करेगा, सट जाएगा, हाई दोनों पर आके सट जाएगा, तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा भाई, चिंगारी मारेगा, चिरचिरा जाएगा एकदम। तो क्या करना है, तो इसका क्या क्या बोले हम कि अगर यह कॉइल कट जाएगा तो भी सट जाएगा कहीं पर, तो क्या होगा, चिरचिर मारेगा नहीं, यानी स्पार्किंग करेगा। और दूसरा क्या है, चिंगारी मारने का, अगर बरस ढीला रहा, ससरा जैसे फड़फड़ाएगा, गैप हो जाएगा तो क्या होगा, फिर स्पार्किंग होगा। फिर गर्म होगा तो पता चलेगा कि पहले जल गया, इतना हीट हो जाएगा, और छूगे मशीन को तो एकदम पूरा हीट, एकदम टेम्परेचर लगता है कि बुखार लग गया है इसको। तो क्या होगा, कटा हुआ तार नहीं होना चाहिए, और उसका जो ब्रश लगा हुआ ना, इस पर एकदम प्रेशर सटा के रखना चाहिए, हमेशा एकदम चापले रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तो क्या क्या स्थिति है, ऑप्शन में बात करते हैं कि चापले क्या क्या रिजल्ट है। ये कह रहा है कि इनकरेक्ट ब्रश स्प्रिंग प्रेशर, ये बात सही है, लेकिन हम क्या करें, गलत माना ससुरा, लेकिन बात सही है, लेकिन एक्चुअल सब चीज बता रहा है। ये कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, ओपन कॉइल इन द आर्मेचर, ये भी बात सही है, लेकिन क्या गलत क्या किया आपके समझेंगे। पहले ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है ओपन कॉइल आर्मेचर डिफेक्टिव इंटरपोल में गड़बड़ी के कारण इनकरेक्ट ब्रश स्प्रिंग का प्रेशर, मतलब प्रेशर में गड़बड़ी होने के कारण होगा। अब देखिए, ये तो अलगे है, हाई लाइन में सोच रहा क्या है, सबे बात लिख दिया एक ही साथ, नहीं केवल इसी कारण से नहीं होगा, इस कारण से हो सकता है, लेकिन इस यही ठो कारण नहीं हो सकता, इसीलिए गलत किया। प्रॉपर एकदम प्राइमरी कॉइल में पूरा एक्चुअल बात बताया, तो तीनों चीजें होता है, तो तीनों चीजें इसमें लिखा है, ओपन कॉइल आर्मेचर डिफेक्टिव इंटरपोल में गड़बड़ी के कारण, इनकरेक्ट ब्रश स्प्रिंग प्रेशर के कारण, यानी प्रेशर में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। बाकी तीनों चीज लिख दिया तो सब यही ना सही होगा, सब चीजें यहाँ पर है, तो इसी अकेला है, तो इसमें सब एक साथ है, इसीलिए आंसर में आ गया। समझे कि नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अगर इससे अच्छे से भी आपको पढ़ना है, ये प्रेशर कैसे होता है, चिंगारी कैसे देता है, तो आप क्लासरूम ज्वाइन करिए। आपको नौकरी लेना है, इसके बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल से, तो इजी वे की कोचिंग पर आप एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, क्योंकि आप उससे इन्वायरमेंट वहाँ पर जनरेट करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर क्लासरूम होता है, उसके बाद डिस्कशन क्लासेस होते हैं, आप 24 आवर पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि 12 बजे रात में किसी से आपको न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल है, आप जाके उससे पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, 143 नंबर का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सेकेंड लॉ बता रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, द मास आयन डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी
प्रोपोर्शनल टू देयर। कह रहा है कि सेम करंट सेम टाइम के लिए देते हैं तो जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ की मात्रा विमुक्त होती है वह क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो भाई किस पर निर्भर करता है, उसके केमिकल इक्विवेलेंट पर करता है। ये केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसको ECE बोलते हैं, ECE यानी इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इसी को हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा क्या, रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक तुल्यांक, जिसको सूचित करते हैं Z से, कैपिटल Z से। तो ये सेकेंड लॉ कर रहा है कि M1/M2 बराबर Z1/Z2। ये जो है किसके अकॉर्डिंग में, केमिकल इक्विवेलेंट के वेट के बराबर होगा। किसके बराबर, मास जो होगा ये किसके, ये देखिए ये मास का रहा है ना, ये जो मास आया डिफरेंट सब्सटेंस का जो लिबरेटेड होगा सेम कब होगा, सेम तब होगा जब दोनों का ये इसके रेशियो सेम होगा, M1/M2, यानी दोनों मास का रेशियो तब समान होगा जब उसके इक्विवेलेंट का रेशियो समान होगा, यानी Z का मान समान होगा। समझ गए। अरे देखिए फर्स्ट लॉ आपको क्या कर रहा था, फर्स्ट लॉ ना वहां पर मास निकालने कर आपको बात कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट निकालकर ये जो मास रहा है M=ZIT हम लोग पढ़ते हैं, वो फर्स्ट लॉ होता है। समझ गए। तो आइए इस क्वेश्चन को समझे। ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको Z से सूचित करते हैं। ये Z का मान यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो वेट जो है समान होना चाहिए तब ऐसी स्थिति होगा। चलिए आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है क्या है कि सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी, यहाँ पर अब हिंदी आ गया। तो आइए, सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको लिख देते हैं सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। क्या बोलते हैं, SCR। ये क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में पूछ रहा है कि कितना परत होता है, कितने परत का ऊपर, कितने लेयर का डिवाइस है ये। ताकि आपको दिखाते हैं, आप खुद ही आप बना लीजिए कितने लेयर का है। आइए देखिए, ये SCR का ये जो बना है ना, दो, एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये है आपका PN और P, और दूसरा होगा यहां से देखिए NPN, यानी दो SCR है, तो ट्रांजिस्टर, सॉरी दो ट्रांजिस्टर है। आई दोनों को क्या किया, मिला दिया तो हो जाएगा PN, दो PNPN ट्रांजिस्टर है। कितना, दो PN और PN। लेयर कितना है देखिए, इसमें 3 तो टर्मिनल निकला है, 1 2 और 3। एक वो है एनोड, एक वो है कैथोड। क्या है, एक वो एनोड है, एक वो कैथोड है, और तीसरा क्या है, गेट है। इसी से ट्रिगरिंग करंट और वोल्टेज देते हैं इसको। तो कितना है भाई, तीनों के बीच में देखिए 1 2 और 3, तो ये J1 है, जंक्शन, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन और 3 जंक्शन, यानी दो प्रकार के जो सेमीकंडक्टर N टाइप और P टाइप को सैंडविच करते हैं, उसके बीच में जो लेयर बनता है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो कितना जंक्शन का, तो सीधा समझिए SCR जो है वो देखिए कितना है, 4 लेयर है, इसमें 4 लेयर, 4 परत का डिवाइस। और उसके बाद देखिए ये परत 4 है, और कितना टर्मिनल है, तो टर्मिनल हो जाएगा 3 टर्मिनल। कितना, 3 टर्मिनल। और जंक्शन की बात करें तो 1 और 2 और 3, और जंक्शन की बात करें तो भी जंक्शन कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 जंक्शन, यानी SCR इज 4 लेयर डिवाइस, 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन रखता है इसको। समझ गए, ये SCR। आप समझ लीजिए कितना लेयर है, तो 4 लेयर होगा, आंसर आपका 4 हुआ। समझ गए। अब इससे एक्सप्लेनेशन, इससे एकदम दिखा के पूरा लेयर दिखा रहे हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 145 कोई नंबर क्वेश्चन है
इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग इज। अब स्प्लिट फेज मोटर होता क्या है? स्प्लिट फेज सिंगल फेज मोटर में होता है। स्प्लिट फेज में क्या होता है कि फेज एक ही रहता है, सिंगल फेज, उसको दो फेजों में बांटा जाता है। तो स्प्लिट करना मतलब बांटना होता है। तो ये देखिए, यानी कि मान लीजिए इसी में से एक फेज दे रहे हैं ना, तो एक वाइंडिंग ऐसा कर दिए, इसी में दूसरा वाइंडिंग यहाँ आके ऐसा कर दिए, इसके बीच में रोटर होता है, समझे कि नहीं, रोटर होता है। तो एक जो होता है रनिंग वाइंडिंग होता है, आर यानी रनिंग वाइंडिंग, यानी मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो पहले इधर से रनिंग दे देते हैं, ये है मेन वाइंडिंग। क्या मेन वाइंडिंग है? मेन वाइंडिंग, पहला को मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग बोले, मेन वाइंडिंग। और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें, समझ रहे हैं, एक मेन वाइंडिंग एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग हमेशा लगा हुआ रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग खुल जाएगा। क्यों? स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जो गाड़ी खड़ा है तो उसको धक्का देने में जोर लगता है, और थोड़ा सा चल दिया ना तो कम बल पे भी वो आगे पीछे हो सकता है, चल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो होता है ना, वो टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का टॉर्क यानी बलाघूर्ण जो होगा स्टार्टिंग, वो क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। ये हाई होने के लिए उसका रेजिस्टेंस को हाई होना पड़ेगा। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होगा, उसके प्रतिरोध को भी क्या होगा? हाई होना पड़ेगा। यानी आर का मान भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में समझते हैं कि ये जो स्प्लिट वाइंडिंग है उसमें क्या होना चाहिए। कौन के रनिंग वाइंडिंग की बात कर रहा था, मेन वाइंडिंग की बात कर रहा था, या रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग है। इसका जो होता है इंडक्टेंस क्या होता है? हाई होता है, और रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस लो होता है। हमने कहा कि रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग में आपको क्या है? कम टॉर्क लगता है। तो कम टॉर्क के लिए रेजिस्टेंस भी कम रहेगा तो कोई बात नहीं है, या इंडक्टेंस कम रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पंखा वाला वाइंडिंग है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर फिर ऐसे ऐसे दो वाइंडिंग होता है। तो बाहर वाला वाइंडिंग होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, अंदर वाला होता है रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग उसके नीचे वाले में रहता है, यानी कि गहरे, यानी कि सेंटर के नज़दीक होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है सेंटर के दूर होता है, अंतिम में परिधि के पास। समझ रहे? इसीलिए अंदर वाला का इंडक्टेंस एल का मान अधिक, और ये जो रेजिस्टेंस है आर का मान क्या होना चाहिए? कम। आर का मान कम और एल का मान अधिक होगा। हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होगा किसमें? रनिंग वाइंडिंग में। और स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस की बात करता है। समझ गए? चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ फॉल्ट अकरेंस इन ए ओवरहेड लाइन सिस्टम, मतलब ओवरहेड लाइन सिस्टम में फॉल्ट आने की कितनी संभावनाएं होती है, कितने परसेंट से संभावनाएं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है 30 से 40% संभावनाएं है। ये आप याद रखिए कि जब क्या है फॉल्ट अकरेंस, मतलब जो प्रतिबाधा प्रबाधा है ना, बाधाएं, वो कितने परसेंट आने की चाहिए। अकरेंस मतलब आना, मतलब उत्पन्न होना, बाधा उत्पन्न होना, उसकी संभावनाएं 30 से 40% होती है। समझ गए? कितने? 30 से 40%। इसको याद रखिए। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं इसको छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए कि एक क्रिस्टल डायोड व्युत्क्रम धारा मतलब रिवर्स करंट डैश की कोटि में होती है। देखिए जो क्रिस्टल डायोड होता है ना, ये देखिए क्रिस्टल से समझ में ही आपको आ जाएगा। ये क्रिस्टल डायोड, ये देख रहे हैं ना, ये क्रिस्टल डायोड है। क्रिस्टल डायोड जो सेंसिंग डिवाइस में, टीवी में और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगा होता है, उसमें 5 एम्पियर 10 एम्पियर देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 12 वोल्ट अंदर में होता है। 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कम करके स्टेप डाउन करके देते हैं। और वहाँ पर जो एम्पियर की बात करते हैं तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में काम करता है। लेकिन ये जो क्रिस्टल डायोड होता है ना, तो इसमें निर्वहन करने के लिए कितना रिवर्स करंट होता है? एकदम कितना? माइक्रो एम्पियर का। कितना? माइक्रो एम्पियर का होता है। याद रखिए क्रिस्टल डायोड में रिवर्स करंट कितना होता है। रिवर्स करंट की बात करें तो ये करंट इधर से इधर जा रही है, और जब ये एक स्विच ऑफ के पोजीशन में रहेगा तो इसके अंदर से आपको अगर रिटर्न करिएगा तो कितना, अगर रिवर्स मतलब व्युत्क्रम धारा जाएगा, विपरीत क्रम में जाएगा, तो लीकेज के बराबर बहुत कम जाएगा, माइक्रो एम्पियर के बराबर जाएगा। किसके? माइक्रो एम्पियर के। किसमें? क्रिस्टल डायोड में। किसमें? क्रिस्टल डायोड में।
समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 50 एचजेड वाली प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली 4 पोल का तुल्यकालिक मोटर के लिए शाफ्ट घूर्णन की गति क्या होगा? सीधा सीधा समझिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, यहाँ पर बातें बदल दिया, ये हमको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ अपन क्या है कि ये पर क्या है फ्रीक्वेंसी, यानी ऐप का मान दिया हुआ है 50 एचजेड, समझ गए? और क्या कर रहा है कि पोल कितने पोल का ये मशीन है? 4 पोल का मशीन है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले निकालेंगे, फिर आपको स्पीड निकालना है। 4 पोल का है, कह रहा है एन बराबर क्या होगा, यानी स्पीड घूर्णन क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। हमने एक फॉर्मूला बताया था, आप हमेशा उसको याद रखिए। आप लोग याद नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। हमने कहा कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फॉर्मूला में आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए फिर से बता रहे हैं, एन बराबर होता है 120 गुना फ्रीक्वेंसी बटे जितना पोल है उतना पोल, यानी ध्रुवों की संख्या होती है। तो एन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 120 गुना में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 एचजेड, तो 50 एचजेड लिख दिए। उसके बाद पोल कितना है 4 पोल का, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपन क्या होगा 30 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 0 बच जाएगा, ये 5 तिया 15, यानी 1500 आरपीएम इसका स्पीड होगा। क्या होगा 1500 आरपीएम इसका स्पीड होगा। एक तुल्यकालिक मशीन जब 50 एचजेड पर 4 पोल का होगा तो वो अधिक से अधिक कितने स्पीड पर चलेगा, 1500 आरपीएम पर चलेगा। इसमें कोई सी को डाउट है? देख लिए, क्लियर कट है। आप देख लिए पूरे बोर्ड क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक कर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। समझ रहे ना इस क्वेश्चन का, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज यूज्ड डेकोरेटिव लैंप। ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करिए, ऐसा ऑप्शन में क्या है जो डेकोरेटिव लैंप की तरह बिहेव करता है। कौन सा व्यवहार में लाया जाता है कि इसके डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, अधिक लाइटिंग के लिए, सुंदरता के लिए कौन सा लैंप का उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन में दिया है रिफ्लेक्टर लैंप, एक होता है डिस्चार्ज लैंप, गैस फील्ड, वैक्यूम। तो वैक्यूम वाला तो नहीं यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर में ज्यादा लाइट दे, जिसमें रिफ्लेक्टर लगा हो वैसे लैंप, यानी वैसे बल्ब का, वैसे लाइट का उपयोग करते हैं। किसमें? डेकोरेटिव के लिए, सुंदरता के लिए। जैसे आप स्टूडियो में देखते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं, यानी कि आपके जो स्टेज शो होते हैं उसमें जो वेपर लाइटिंग होते हैं वो रिफ्लेक्टर वाले होते हैं। जैसे ये देखिए आपको दिखाते हैं, इस टाइप की जो लाइटिंग होती है ना, ये देख रहे हैं वेपर वाला लाइट, ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये इस प्रकार की लाइट तो सीधा फोकस मारता है, पूरा जो डांस करता है ना उसके बीचों बीच पर जिधर जिधर डांस करेगा उधर उधर सर्किल बन के जाएगा। तो क्या होता है उसमें, एक तो बल्ब होता है और दूसरा उसमें जो सिल्वर कलर का होता है ना रिफ्लेक्टर लगा होता है, जो पूरी रोशनी को एकदम कंसंट्रेट करके एक ही जगह पे ले जाता है। वैसे लैंप होते हैं। कौन सा? ये रिफ्लेक्टर लैंप। तो ऑप्शन की बात करें, डेकोरेटिव के लिए किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्टर लैंप का यूज करते हैं। और दूसरा बात है इसमें और क्या है, ये समझ गए क्वेश्चन, किस लैंप का? रिफ्लेक्टर लैंप का यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी में 150 नंबर का ये क्वेश्चन है कि प्रवर्धक युग्मन यानी एम्पलीफायर के कपलिंग के लिए संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में जो यूज करते हैं कैपेसिटर, आउटपुट में क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर का, क्या जरूरी है कैपेसिटर का यूज करना, आपको बताते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, आप जो कुछ बोलते हैं उसके सिग्नल को, छोटे सिग्नल को क्या करता है वो एम्पलीफायर प्रवर्धन करके यानी बड़ा करके देता है। यानी बड़ा करने का मतलब क्या है, आप बोलते हैं मैक में आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, ठीक है, उसको पूरे मार्केट में, पूरे शहर में स्पीकर लगाकर सुनाते हैं। आप थोड़ा बोलते हैं अब पूरा जहान सुनता है, तो कहने का मतलब वहाँ जो लगा होता है वो होता है एम्पलीफायर। तो दो एम्पलीफायर को कपलिंग करते हैं और उसके आउटपुट साइड में देखिए ये दो एम्पलीफायर, एक पहला एम्पलीफायर, ये दूसरा एम्पलीफायर, और दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। मतलब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो कपल बोलते हैं ना भाई। एक लड़का और एक लड़की, मतलब दो मनुष्य की शादी हो जाती है, मतलब तो क्या होता है, कपल होते हैं। कपल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसमें क्या कर रहा है, इसी प्रकार ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है। तो कपलिंग में जो ट्रांसफार्मर, ये देख पा रहे हैं आप कि आगे जो कैपेसिटर लगा होता है वो किस लिए लगा होता है? देखिए कैपेसिटर का काम है इसमें डीसी को एसी के साथ मिलने नहीं देना। क्या काम है कि डीसी को
जो है ना वो बेंड करके रोक के रखता है, एसी के सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करे। तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि अगर आप कोशिश करिए, आप देखिए, आप अपने हाथ पर रखिए और आप लिखिए, अब बोल सकते हैं आप, जैसे बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू 2 बार बोलिए तो आपको समझ में आएगा कि लव और यू बोलने में प्रेशर हाथ पे ज्यादा पड़ता है। तो आप नेक पे जो प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, उसका जो मान लीजिए ये सिग्नल बनेगा तो ऐसे ऐसे नहीं दिखते हैं, फिर चुप हो गया तो फिर आगे आगे, जहां पर होगा ये सिग्नल का जो तरीका है ना, ये आपको एम्पलीफायर से जाकर के आपके आउटपुट में जाना चाहिए। तब आप आई लव यू यहाँ बोले तो आपके स्पीकर में, आपके रिकॉर्डर आगे में जो मैक बजेगा उसमें बजना चाहिए। अगर इसमें डीसी जाके घुस जाएगा ना तो आई लव यू को आई लव यू भी बोल सकता है, स्लो कर सकता है, मतलब डीसी का काम है सीधा सीधा प्लेन करना, ओ करने लगेगा ये, मतलब क्या बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सिग्नल उस प्रकार का वाइब्रेशन जो पर्दे पर वो नहीं देगा, तो आपका बोलना गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं, आप कुछ बोलिए अगर कुछ बोल रहा है नहीं, तो ऐसी चीजें जो क्या होता है, इसके आउटपुट में क्या कैपेसिटर का यूज करते हैं, यानी दिष्ट धारा को आउटपुट में मिलने नहीं देता है। वही ऑप्शन में क्या लिखा है, दिष्ट धारा को आउटपुट में मिलने से रोकने का काम करता है कौन? कैपेसिटर। इसीलिए एम्पलीफायर के आउटपुट साइड में क्या लगाया रहता है? कैपेसिटर लगा होता है। समझ गए क्वेश्चन को? 150 क्वेश्चन का हमने किया, दूसरा स्लॉट खत्म हुआ, यानी ये 10वां यूनिट है इसका यूपीपीसीएल का, ये 10वीं वीडियो है। आप शुरू से 1 नंबर के वीडियो से आप देख सकते हैं, और हम आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।